हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआई विज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर स्टेट विजिट टू दी मालदीव्स। तो हमारे प्रधानमंत्री जी अभी पिछले हफ्ते मालदीव्स गए थे। मालदीव्स एक कंट्री है इंडियन ओशन रीजन में। उनके साथ उन्होंने देखो कुछ एग्रीमेंट्स और एमओयू साइन किए हैं, जिसमें है एक लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाएगी मालदीव्स को भारत द्वारा 4,850 करोड़ की। और जो पुरानी हम लोगों ने लाइन ऑफ क्रेडिट्स दी हुई हैं मालदीव्स को ऑलरेडी जो चल रही हैं, उसमें हम जो उनका एनुअल डेट रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है उसको भी रिड्यूस करने की बात हुई है। इंडिया मालदीव्स एफटीए पर भी नेगोशिएशंस उन्होंने इनिशिएट की हैं। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने अभी यूके के साथ साइन किया है सेटा, वैसा ही हम और कंट्रीज़ के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो एफटीएस बेसिकली इसमें होता है कि आपके गुड्स की, सर्विसेज की, इवन पीपल ऑल्सो मूवमेंट दो कंट्रीज़ के बीच में ईजीली होती है, फ्रीली होती है। टैरिफ्स कम हो जाते हैं गुड्स पे, जैसे ये सब चीज़ें जब हम लोग प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं, साइन करते हैं, तो उसे हम एफटीए कहते हैं। देन एक कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प भी निकाली है दोनों कंट्रीज़ ने मिलके ऑन 60th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। उसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ हैंडओवर्स भी किए हैं उनको, जैसे कि 3300 सोशल हाउसिंग यूनिट्स माले में बनाकर दिए हैं। तो माले जो है वो मालदीव्स की कैपिटल है। रोड्स एंड ड्रेनेज प्रोजेक्ट बना है, 6 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 72 व्हीकल्स एंड क्रिटिकल इक्विपमेंट, इवन की BHI SHM हेल्थ क्यूब भी दिए हैं। ये बेसिकली आपका बिल्कुल फर्स्ट रिस्पॉन्ड करने के लिए हेल्थ केयर यूनिट्स होती हैं। ये हमने इससे यूक्रेन को भी दिए थे बल्कि इससे पहले, तो अब इन्होंने मालदीव्स को भी दिए हैं। एंड इनॉग्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिल्डिंग इन माले। देन कुछ सेक्टर्स में भी MOU साइन किए गए हैं, जैसे कि लाइन ऑफ क्रेडिट मैंने आपको अभी पहले बताया कि 4,850 करोड़ वाया फाइनेंस मिनिस्ट्री दिया जाएगा। देन डेट टर्म्स जो हैं उसको ईज़ किया गया है मालदीव्स के लिए। ट्रेड में टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर इंडिया एंड मालदीव्स FTA उन्होंने इसमें बात की है। अभी FTA साइन नहीं हुआ है, उसकी टर्म्स देखी हैं कि क्या क्या हमें उसमें लाना है। देन फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर के भी सेक्टर में उन्होंने MOU साइन किया है। मीट्रोलॉजी में MOU साइन हुआ है बिटवीन आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजी एंड मालदीव्स मीट्रोलॉजिकल सर्विस। उसके बाद MOU साइन हुआ है इंडिया के डिजिटल सॉल्यूशंस में भी, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साइन हुआ है। फार्मा में भी साइन किया गया है। डिजिटल पेमेंट्स में भी UPI इंटीग्रेशन के लिए NPCI के साथ साइन किया गया है। तो ये सारे MOUs साइन हुए हैं मालदीव्स के साथ हमारे। और देखिए, ये जो उनकी विज़िट थी, ऑब्वियसली 60th एनिवर्सरी है, इतने साल हो चुके हैं मालदीव्स के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए। और इंडिया ने देखिए जो क्रेडिट लाइन दी है, उससे क्या होगा कि मालदीव्स पे जो फॉरेन एक्सचेंज प्रेशर है वो ऑब्वियसली कम होगा, उनको बेनिफिट होगा, वो अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, रिलेशंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और हम जैसे इंडियन ओशन रीजन में चाहते भी हैं कि चाइना के इन्फ्लुएंस को हम कम कर सकें, तो उसके लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है बीमा सखी योजना। तो बीमा सखी योजना हमारी 9 दिसंबर 2024 को इनॉग्रेट की थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने। पानीपत हरियाणा में इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें बेसिकली 18 से 70 साल के बीच में जो भी विमेन हैं इंडिया की, वो बीमा सखीज़ बन सकती हैं। उनके लिए रिक्वायर्ड है कि एटलीस्ट उन्होंने क्लास 10th पास की होनी चाहिए। और अभी तक जुलाई 2025 तक ऑलरेडी 2 लाख विमेन हैं जो एज बीमा सखीज एनरोल हो चुकी हैं। और LIC, देखिए स्कीम को LIC देख रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। और उन्होंने ऑलरेडी 62.36 करोड़ के स्टाइपेंड्स भी दे दिए हैं इस स्कीम के अंतर्गत इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। और देखिए जो स्कीम लॉन्च हुई थी, तो इसका पर्पस था टू एम्पावर रूरल एंड सेमी अर्बन वुमेन वाया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और इंश्योरेंस की ऑब्वियसली देखिए पेनिट्रेशन को बढ़ाना हमारी कंट्री में, एक तरफ से देखिए ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट, उनको नौकरी मिल रही है, दूसरी तरफ इंश्योरेंस भी बढ़ेगा हमारी कंट्री में। वो घर घर जाके लोगों को समझाती हैं। एंड एलिजिबिलिटी क्या रहती है कि जो भी इसमें एम्प्लॉय की जाएंगी वो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से होनी चाहिए।
और 18 to 70 का एज ग्रुप और मिनिमम क्लास 10th की होनी चाहिए उन्होंने। और उन्हें LIC से देखिए थोड़ा ट्रेनिंग, थोड़े से टाइम के लिए वो लोग ट्रेनिंग देते हैं जिसमें ऑब्वियसली चीज़ें समझाएंगे और वो आगे कम्युनिटी में जाके वो चीज़ें समझाएंगी। और 3 साल तक उन्हें स्टाइपेंड मिलता है इसके अंदर, जिसमें 7,000 पर मंथ है फर्स्ट ईयर, 6,000 पर मंथ सेकेंड ईयर एंड 5,000 पर मंथ इन थर्ड ईयर। और उसके बाद जो पॉलिसीज़ बेचती हैं उस पर कमीशन भी मिलेगा, उसके एडिशनल उन्हें स्टाइपेंड मिलता है। देन देखिए जो ग्रेजुएट हैं, मतलब कि जिन्होंने ग्रेजुएशन भी की हुई है, क्लास 10th से आगे पढ़ाई की हुई है, तो वो जब अपने 5 साल कंप्लीट कर लेती हैं तो उसके बाद वो और आगे डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए भी LIC में ADOs के लिए अपॉइंट हो सकती हैं। इससे क्या है, हम ऑलरेडी 2 लाख women over 3 years हैज़ बीन एम्प्लॉयड, और इसका बेसिकली ये है दे वांट टू इम्पैक्ट एवरी ग्राम पंचायत, इसलिए वो चाहते हैं कि हर ग्राम पंचायत देखिए इंडिया में उसमें से एटलीस्ट एक बीमा सखी तो बने ही बने। एंड एज ऑफ मिड जुलाई 2,05,896 बीमा सखीज़ आर एक्टिव नेशन वाइड। तो आपका ऑफिशियल डेटा है, PIB का डेटा है, क्योंकि रिसेंटली देखिए पार्लियामेंट, आप हमें पता है कि सेशन चल रहा है, मॉनसून सेशन, तो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रिटन रिप्लाई देते हैं जो भी आपके मिनिस्टर्स होते हैं, हेड ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, और ये पूरे जो डेटा होता है ऑफिशियल डेटा होता है। तो बिल्कुल आप इसको एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हैं और आपको हो सकता है क्वेश्चन भी वो पूछ लें। देन नेक्स्ट है इंडियन आर्मी कॉमेमोरेटेड 26th कारगिल विजय दिवस। तो कारगिल विजय दिवस हमारे हर साल कंट्री में 26 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि डिसाइसिव विक्ट्री हुई थी इंडिया की 1999 कारगिल वॉर। और देखिए इसमें 60 डेज़ ये वॉर चला था, इसमें काफ़ी इंडियन ट्रूप्स, ओवर 2 लाख इंडियन ट्रूप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, वो देश के लिए लड़े थे, और काफ़ी सोल्जर्स थे जिन्होंने अपनी जान भी कुर्बान की थी कंट्री पे। चलिए नेक्स्ट है दिव्या देशमुख बिकम्स FIDE विमेंस वर्ल्ड चेस चैम्पियन 2025। तो दिव्या देशमुख 19 साल की हैं और नागपुर महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने बातूमी जॉर्जिया में हुई थी ये चैम्पियनशिप, वहाँ पर हराया है कोनेरू हम्पी जी को, और उनको हरा के वो फर्स्ट इंडियन विमेन एवर बन गई हैं टू विन FIDE विमेन वर्ल्ड कप। और देखिए अब वो ग्रैंड मास्टर भी बनी है, चैम्पियन ही नहीं बनी है, ग्रैंड मास्टर नॉर्म भी उन्होंने फुलफ़िल किया है। तो अब वो ऑफिशियली इंडिया की 88th ग्रैंड मास्टर हैं एंड ओनली 4th इंडियन विमेन ग्रैंड मास्टर इन इंडिया। इससे पहले उन्होंने जून 2025 में भी जो वर्ल्ड नंबर 1 थी हाउ यिफान चाइना से, उन्हें भी ब्लिट्ज सेमीफाइनल में हराया था एट वर्ल्ड टीम ब्लिट्ज चैम्पियनशिप। नेक्स्ट है एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। तो इसका देखिए 14th एडिशन हुआ है अभी, और जोधपुर में ये हुआ है। ये इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस के बीच में एक्सरसाइज होती है। तो देखो पहले भी मैंने आपको बताया बहुत सारी कंट्री हैं एक्सरसाइजेस करती हैं ट्रेनिंग पर्पस के लिए, अपने ट्रूप्स को ट्रेन करना होता है, सारी होती हैं इसमें, एयर भी करेगी, आर्मी भी करेगी, एयर फोर्स भी करेगी, नेवी भी करेंगी, सबकी अलग अलग एक्सरसाइजेस के नाम होते हैं। तो एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र तो आर्मी की हो गई, उसके अलावा आर्मी की ही एक और भी होती है अग्नि वॉरियर। इसका 13th एडिशन हुआ था रिसेंटली महाराष्ट्र में 2024 में, जो लेटेस्ट है वो अभी तक यही हुआ है। देन एयरफोर्स की होती है, वो कहलाती है जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग JMT, वो इंडियन और आपकी सिंगापुर एयरफोर्स के बीच में होती है। उसका 12th एडिशन हुआ था लेटेस्ट वेस्ट बंगाल में नवंबर 2024 में। फाइनली होती है नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है सिम्बेक्स, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। इसका 31st एडिशन हुआ था अक्टूबर 2024 में विशाखापट्टनम एंड बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट है इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन दी 10th ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग। तो देखिए ब्रिक्स के बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं, क्योंकि ब्रिक्स की आपने देखा ये सारी मीटिंग्स हुई थी, इवन कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे, उन्हें वहाँ पे अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो फिर अब कल्चर मिनिस्टर्स की हुई है, इसमें हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज़्म श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने जाके हमारी डेलीगेशन को रिप्रेजेंट किया है, और ये हुई थी आपकी इटामाराटी पैलेस इन ब्राज़ीलिया। तो आपकी जितनी भी ब्रिक्स मीटिंग हुई है सारी, क्योंकि चेयर ब्राज़ील के पास है, तो वहीं पर हुई हैं।
थीम था इस मीटिंग का स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। और वहाँ पर एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन हुई है जिसमें 4 प्रायोरिटीज एरियाज उन्होंने रखे हैं: कल्चरल क्रिएटिव इकोनॉमी एंड एथिकल एआई, कल्चरल क्लाइमेट चेंज एंड पोस्ट 2030 एजेंडा, सेफ गार्डिंग एंड रिटर्निंग कल्चरल प्रॉपर्टी, ब्रिक्स कल्चरल फेस्टिवल्स एंड इंस्टीट्यूशनल अलायंसेस। नेक्स्ट है न्यू डिजिटल क्रेडिट असेसमेंट मॉडल्स फॉर एमएसएमईज। तो देखिए पिछले साल के बजट में अनाउंस किया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कि नया मॉडल बनाया जाएगा एमएसएमईज को जो क्रेडिट दिया जाता है उसके लिए, और वो फाइनली 6 मार्च 2025 को उन्होंने लॉन्च किया था। और बेसिकली इस मॉडल के थ्रू जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिनके थ्रू मुद्रा योजना, जो भी एमएसएमईज की योजना होती है, उनका जो क्रेडिट अप्रेजल होता है वो बहुत आसान हो गया है। स्कोरिंग सिस्टम्स में बहुत चेंजेस आए हैं, उनके लिए ईजियर कर दिया गया है बोथ फॉर एमएसएमईज एंड पीएसपीज, कि अब उनको एक्सटर्नल एजेंसीज पे, जैसे देखिए पहले सिबिल निकलता है या जितनी भी आपकी एक्सटर्नल क्रेडिट एजेंसी की रिपोर्ट्स निकलती हैं, तो उसमें उन्होंने चेंजेस किए हैं कि अपना डिजिटल स्कोरिंग सिस्टम बनाएं हर एक जितना भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जिससे एक्सटर्नल उन पे उनकी डिपेंडेंस ख़त्म हो जाए। एंड जो मॉडल है उसमें बेसिकली रियल टाइम डिजिटली वेरीफाइबल डेटा आएगा टू फास्ट ट्रैक लोन अप्रूवल्स एंड लिमिट असेसमेंट्स फॉर बोथ एग्जिस्टिंग टू बैंक एंड न्यू टू बैंक एमएसएमईज। तो जिनके ऑलरेडी चल रहे हैं, जो नए आएंगे, उन सब के लिए आसान करने के लिए। देखो एमएसएमईज क्या है, एमएसएमईज हमने देखा भी था कि ऑब्वियसली उनका बहुत ज़्यादा परसेंटेज हमारे एक्सपोर्ट में, हमारी कंट्री के जीडीपी में, हमने सारे डेटा स्टडी किए हुए हैं पहले। तो जब इतना उनको बढ़ावा देना है तो ऑब्वियसली उनके लिए हमें ईज़ ऑफ बिजनेस भी तो करना है। तो इस मॉडल में पब्लिक सेक्टर बैंक्स को क्या क्या इंटीग्रेशन करनी है कि पैन ऑथेंटिकेशन हो जाए, मोबाइल एंड ईमेल वेरिफिकेशन वाया ओटीपी, जीएसटी का डेटा अपने आप फ्लो हो जाए, बैंक स्टेटमेंट्स एनालाइज हो जाए, चाहे किसी और बैंक में भी उनका खाता है तब भी अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है, ये हमने क्लासेस में किया भी था। एंड ITR अपलोड एंड वेरिफिकेशन, क्रेडिट ब्यूरो एंड फ्रॉड चेक्स वाया योर APIs। तो APIs हमने पढ़ा हुआ है, APIs हम लोग स्टडी करते हैं जब हम लोग फिनटेक पढ़ते हैं, सेम APIs अब ये क्रेडिट ब्यूरो एंड फ्रॉड चेक्स में भी लेकर आएंगे, जिससे डेटा ऑलरेडी आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से फ्लो कर जाएगा ऑन बैंक सर्वर। तो देखो इन सब से क्या होगा कि अब देखो इस सिस्टम में एक ही जगह जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है ना वो आ गई। नहीं तो पहले क्या होता है, ये सब चीज़ें ना आप लोगों से मंगवाते हो हर साइट पे, जो भी जैसे कि ITR मंगवाई तो आप इनकम टैक्स की साइट पे जाओगे, वहाँ जाकर वेरीफाई करते थे, तो बैंक्स का ना बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता था। अब क्योंकि एक ही मॉडल में सब कुछ फ्लो करेगा तो आपको पता है वो ऑलरेडी ऑथेंटिक है। And based on this data, banks can automatically access credit worthiness and propose loan limits in a standardized objective manner, reducing subjectivity and potential bias in underwriting। तो इससे क्या है, देखिए लोन लिमिट्स आप वैसे भी आप खुद भी उनको फ़ोन करके, जैसे आपने देखा पर्सनल लोन्स के लिए आपको फ़ोन आते हैं, तो एमएसएमईज़ के लिए भी ऑलरेडी वो लोग पहले से ही लिमिट सेट हो कर पाएगी, क्योंकि देखो अभी एमएसएमईज़ को क्या है, उनको आना पड़ता है क्रेडिट के लिए, ऐसी कोई अभी तक बनी नहीं है टेक्निक, तो अब ये लोग वो मॉडल भी लेकर आए हैं। इससे बेनिफिट्स क्या होगा, पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस डिजिटल हो जाएगी। देखिए ब्रांच विजिट करने की भी शायद ज़रूरत ना पड़े और ह्यूमन बायसनेस ख़त्म हो जाती है। एंड इन प्रिंसिपल सैंक्शन मिल जाएगा, एंड टू एंड स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग एंड ड्रास्टिकली लोअर टैट आपका टर्न अराउंड टाइम होता है कि कितने दिनों में आपको लोन मिल रहा है। एक पूरी इससे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस बन जाएगी, हर तरह का देखिए उनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सब फ्लो करेगा। जैसे कि पहले देखिए कोलेट्रल या टर्नओवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, अब उसके साथ और भी बहुत फैक्टर्स आ जाएंगे। अभी तक 1 अप्रैल टू 15 जुलाई 2025 अप्रॉक्सीमेटली 98,995 MSME लोन एप्लीकेशंस वर सैंक्शन बाय PSBs यूजिंग दिस डिजिटल मॉडल। और देखिए एक बिजनेस डे में, यानी कि एक दिन में वो लोग इस मॉडल को यूज़ करके पूरा एंड टू एंड लोन प्रोसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंडियन डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप। तो ये भी आपके पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, जिस पर रिटर्न रिप्लाई में ये सब डेटा दिया गया है। तो बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो इन सारे सालों के बीच में इंडिया ने ओवर 65,000 करोड़ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिसका अमाउंट होता है टोटल 12,000 लाख करोड़ रुपीज़।
तो ये जो नंबर इतना हाई है, इतना ज़्यादा है, इसमें सपोर्ट लगा है, ऑब्वियसली पॉलिसी सपोर्ट भी रहा है हमारी कंट्री का। जैसे कि आरबीआई का डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स है, ये एक मीट्रिक है, कंपोजिट स्कोर है, इसमें काफ़ी देखिए पैरामीटर्स आते हैं, हमने क्लासेस में पढ़ा भी था इसके बारे में जब हम लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन किया था। तो ये सितंबर 2024 में इसका अभी तक लेटेस्ट आया है और उसमें इंडिया का स्कोर था 465.33 और 2018 इसका बेस रहता है जिसमें वो 100 रहता है। तो आप खुद ही देख रहे हैं कि 100 के मुकाबले वो कितना ज़्यादा ग्रो हुआ है। एंड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी लॉन्च किया गया था 2021 में, जिसके अंतर्गत 4.77 करोड़ डिजिटल पेमेंट टच पॉइंट्स हमारे इंडिया में अक्रॉस टीयर 3 टू टीयर 6 सिटीज़, जो आपके छोटे छोटे सिटीज़ होते हैं, मेट्रो या बड़े सिटीज़ को छोड़ के, जहाँ पर देखिए नहीं था इतना ज़्यादा डिजिटल, वो पीओएस मशीन्स नहीं यूज़ होती थी, क्यूआर कोड्स नहीं थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं छोटी से छोटी जगहों पे भी जाओ, आप ठेले के पास के वाले के पास भी जाओ, कार्ट वेंडर्स के पास भी, उनके पास भी क्यूआर कोड्स लगे होते हैं। तो उसके लिए भी हमारा पीआईडीएफ फंड्स में से बहुत ज़्यादा देखिए पॉलिसीज़ और ये ड्राइव्स की गई थी। देन अब थोड़ा डेटा देख लेते हैं। तो डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम दे रोज फ्रॉम 2071 करोड़ इन 17-18 टू 13,462 करोड़ इन 22-23। तो ये सिंगल ईयर के हैं, जो हमने 65,000 किया था वो टोटल इतने सालों के थे। तो आपका 17-18 से 22-23 में 45% का एक ग्रोथ रेट दिखाया है। और जो पिछला आपका फाइनेंशियल ईयर था उसमें जनवरी 2025 तक का डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया है कि तब तक 18,121 करोड़ ट्रांजैक्शंस हो गए हैं। तो आप देख ही रहे हो कि ये ग्रो ही हो रहे हैं विद ईच पासिंग ईयर। और देखिए इसमें यूपीआई का बहुत बड़ा रोल है, आपके 70% डिजिटल ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू ही किए जाते हैं। वो तो हम सब जानते हैं, आप में हम सब मोस्टली यूपीआई ही यूज़ करते हैं। और इवन कि नेफ्ट, आईएमपीएस, एईपीएस, ये सब का भी बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ ऑफ 1.5% इन जून 2025। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमने काफ़ी डिटेल में क्लासेस में समझा था। तो जो बच्चे मेरी क्लासेस देखते हैं उनको ये बिल्कुल अच्छी तरह पता होगा क्या क्या इसमें होता है, क्या इसके आगे कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो क्विक एस्टिमेट आए हैं अभी उसमें आईआईपी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है उसकी 1.5% की इन जून 2025 और ये मई से बढ़ गया है। मई में 1.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था, अब जून में 1.5% है। और मैन्युफैक्चरिंग जो कि सबसे बड़ा कंपोनेंट है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है 3.9% की। फिर माइनिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कम हुआ है बाय 8.7% और इलेक्ट्रिसिटी भी कम हुआ है बाय 2.6%। कंपोजिटली पूरा इंडेक्स का नंबर आया है क्योंकि हमें पता है बेस ईयर 100 होता है, तो इंडेक्स जो है वो 153.3 है फॉर जून 2025 एंड ये जून 2024 पिछले साल 151 था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी की जाती है कि सेम मंथ लास्ट ईयर क्या था और पिछले मंथ से भी वो लोग देखते हैं, मंथ ऑन मंथ भी देखते हैं, ईयर ऑन ईयर भी देखते हैं। एंड इसमें माइनिंग का भी आपका जो वो है इंडेक्स है वो 123.2 है, मैन्युफैक्चरिंग 152.3, इलेक्ट्रिसिटी 217.1। तो मैन्युफैक्चरिंग में सब सेक्टर क्या परफॉर्मेंस रही है जिससे ऑब्वियसली ये ग्रो किया है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ही एक कंपोनेंट रहा है जो उसने ग्रो किया है। सो इसमें बेसिक मेटल्स के फील्ड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है 9.6% की, देन कोक एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिर फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स। एंड देखिए दो तरह के क्लासिफिकेशन हमने किए थे, एक तो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड था, दूसरा आपका यूज़ बेस्ड भी होता है। अगर आपको क्लासेस में से ध्यान है तो ये यूज़ बेस्ड भी आपको सारे सेक्टर्स वाइज दे दिया गया है कि किस में ग्रोथ हुई है और किस में नहीं हुई है, क्योंकि याद है हमने उसमें किया था कि ये इसलिए किया जाता है जिससे हमें पर्टिकुलरली ये पता चल जाए कि कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट है इंडियाज़ थर्ड वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू एट द यूएन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। तो ये थर्ड वॉलेंट्री मतलब खुद से किया हुआ नेशनल रिव्यू है, किस पर किया है, ऑन एसडीजी, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी चल रही है, ये प्रेजेंट किया है एट यूएन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम और इसे नीति आयोग ने प्रेजेंट किया है। इसमें उन्होंने क्या अचीवमेंट्स दिखाई हैं रिपोर्ट में, तो 2005 से लेकर 2025 का उन्होंने 20 साल का पूरा स्टडी किया है
और इसमें उन्होंने बताया है कि 248 मिलियन पीपल दे हैव एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो पावर्टी हमें पता है कि ऑब्वियसली बिलो पावर्टी लाइन लोग होते हैं जो एक इनकम इतनी भी नहीं कर पाते हैं कि अपनी बेसिक नीड्स फुलफ़िल कर सकें। पर जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की हम बात करते हैं ना, तो वो सारी डायमेंशंस भी हम लेते हैं। उसमें हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे इनकम ही, उसमें हम ये भी देखेंगे कि हेल्थ प्रॉपरली मिल रहे हैं, हेल्थ उनको फैसिलिटीज़, एजुकेशन मिल रही है नहीं, अगर चलो घर में पानी है लेकिन पानी साफ़ है या नहीं है, ये सब कुछ पॉइंट्स भी आते हैं जब आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करते हो। तो देखिए 48 मिलियन पीपल को इसमें से निकाला गया है इस 20 साल में। फूड सिक्योरिटी लाई गई है थ्रू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उसके बाद हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्ट्रेंथन किया गया है वाया पोषण अभियान एंड आयुष्मान भारत। क्लीन एनर्जी में प्रोग्रेस हुई है अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम कुसुम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली। और इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बन गया है ग्लोबली। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अंडर पीएम गति शक्ति, मेक इन इंडिया एंड नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। तो देखिए ये क्या है, ये हर एक जो भी हेल्थ हर चीज़ की हमने बात की है, डिफरेंट जो आपके टोटल 17 SDG गोल्स हैं, तो उसके अंतर्गत ही आपके देखिए फर्दर सब डिवाइडेड भी हैं। तो ये उन्हीं को ही कवर करते हैं और उन्हीं के बारे में इस रिपोर्ट में लिखा गया है। उसके अलावा अदर अचीवमेंट्स हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में की है। इंडिया की जो जैम ट्रिनिटी है वो तो मैंने आपको क्लासेस में भी समझाया था कि उसे ग्लोबल लेवल पे बहुत उसकी सराहना की गई है। डेटा ड्रिवन गवर्नेंस एंड SDG लोकलाइजेशन टूल्स, तो इसमें देखिए इंडिया में SDG इंडिया इंडेक्स है। इवन कि हमने कुछ दिन पहले नॉर्थ ईस्ट SDG इंडेक्स के पे भी बात की थी, अगर आपको याद हो वो क्लास, तभी वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स एंड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो ये इंडेक्सेस इंडिया निकालती है। देन साउथ साउथ कॉपरेशन भी बढ़ रहा है। सो साउथ कॉपरेशन आपका होता है जब जो भी डेवलपिंग नेशंस होते हैं ना, उनको हम साउथ कंट्रीज़ बोलते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जब आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करती हैं गुड्स सर्विसेज हर सेक्टर में, डिफेंस हेल्थ हर किसी में, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फिर उसे हम साउथ कॉपरेशन बोलते हैं। जिससे देखिए ये चाहती है कि डेवलपिंग नेशंस हम सारे साथ में उठ के डेवलप्ड नेशंस बने। DPIIT जो आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने एथर एनर्जी के साथ एक MOU साइन किया है। तो ये उन्होंने साइन किया है फॉर ग्रोथ ऑफ इंडियाज़ क्लीन मोबिलिटी एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। तो बेसिकली आपके EV के फील्ड में ये साइन हुआ है। एंड इसमें बेसिकली क्रिटिकल EV एंड बैटरी कंपोनेंट्स लोकली बनाए जाएंगे और लोकली उन्हें फिर देखिए ऑब्वियसली, क्योंकि अभी भी हमारा जो EV इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो उसी के गैप को ब्रिज करने के लिए उन्होंने ये MOU साइन किया है। देन नेक्स्ट इसी DPIIT ने HDFC कैपिटल एडवाइजर्स के साथ भी MOU साइन किया है फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग एंड प्रॉपटेक। सो ये उन्होंने साइन किया है फॉर इनोवेशन इन द अफोर्डेबल हाउसिंग एंड प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी। तो देखिए फिनटेक था, प्रॉपटेक भी है, प्रॉपर्टी एरियाज़ में भी टेक्नोलॉजी आ रही है। एंड इसमें बेसिकली इसका फीचर है एक बहुत इंपॉर्टेंट कि कोलैबोरेशन होगा हार्ट प्रोग्राम। तो हार्ट प्रोग्राम क्या है, ये HDFC का एक प्रोग्राम है, HDFC अफोर्डेबल रियल एस्टेट एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत बेसिकली वो लोग एफिशिएंटली जो आपकी रियल एस्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है उसे कम कर रहे हैं। तो देखिए क्योंकि हमें भी पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कितना ज़्यादा हाई कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, तो इससे क्या होगा कि लोगों के लिए जो रियल एस्टेट है, घर हैं, वो अफोर्डेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है 2 कंसेक्टिव प्रलय मिसाइल टेस्ट फ्लाइट्स। तो प्रलय मिसाइल DRDO ने बनाया है और अभी इसकी सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट्स की गई हैं फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, और ये ओडिशा कोस्ट पर है। तो प्रलय मिसाइल के बारे में देख लेते हैं। ये क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है इंडिया की। इसे DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत ने बनाया है इन कोलैबोरेशन विद DRDO लेबोरेटरीज, और इंडस्ट्री पार्टनर्स भी रहे हैं इसके, भारत डायनामिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और भी MSMEs भी रहे हैं।
तो ये इंडिजीनियसली बिल्ड है हमारी प्रलय मिसाइल, और ये एक कैनिस्टराइज सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल है विच इज़ कैपेबल ऑफ कैरिंग कन्वेंशनल वॉरहेड्स वेइंग बिटवीन 500 to 1000 kgs। इसकी रेंज रहेगी 150 to 500 किलोमीटर की। एंड जो मिसाइल है इसको लॉन्च किया जा सकता है विद इन 60 सेकेंड्स ऑफ कमांड। एंड इट इज़ बेसिकली इसको पाकिस्तान की NASR जो है मिसाइल एंड चाइना की डोंगफिंग 12 इसके काउंटर में बनाया गया है प्रलय मिसाइल को। देन ग्लोबल टाइगर डे 2025, इसे 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली। क्यों? इसको बेसिकली 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था ड्यूरिंग योर सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट, जहाँ पे देखिए 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं। उन्होंने मिलकर उनको एक समिट किए करते हैं हर साल, तो 2010 की समिट में उन्होंने ये जो डे है इसे इस्टेब्लिश किया था। 2025 में इस समिट की थीम है सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़ एट दी हार्ट। और जो हमारी 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं? बांग्लादेश, भूटान, कैम्बोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो मतलब ऑलमोस्ट आप देख रहे हो एक ही रीजन में पाए जाते हैं ये। देन इंडिया का जो लेटेस्ट टाइगर पॉपुलेशन स्टेटस है, तो ऑफिशियली जो है वो आपका 3682 टाइगर्स हैं एज ऑफ 2022 नेशनल टाइगर सेंसस। तो अभी तक लेटेस्ट 2022 का ही सेंसस हुआ है, और जो 75% की ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन है वो इंडिया में पाई जाती है। तो आप खुद ही सोचो कि टाइगर्स के लिए इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन तो हमारे पास ही है। सो द टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया वो भी देखिए इसी को देखते हुए एक्सपैंड किए गए हैं। तो पहले 46 थे 2014 में, अब वो आज की डेट में 58 हैं हमारे पास। एंड पॉपुलेशन जो है वो 2006 से डबल हो चुकी है। 2006 में सिर्फ 1411 रह गए थे, अब देखो 3682 के करीब हम लोग आ चुके हैं। और ये क्यों बढ़ा है? प्रोजेक्ट टाइगर और एम स्ट्राइप्स भी निकाला था मॉनिटरिंग सिस्टम, इस सब के चलते ये बढ़ा है। इंडिया ने एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी देखिए लॉन्च किया था अप्रैल 2023 में, तो जब उनके प्रोजेक्ट टाइगर को 50 ईयर्स पूरे हो गए थे। सो इसमें करंटली 11 मेंबर कंट्रीज़ हो चुकी हैं, जिसमें हैं आर्मेनिया, भूटान, कैम्बोडिया, एस्वातिनी, इथोपिया, गिनिया, इंडिया, लिबेरिया, निकारागुआ, सोमालिया एंड सूरीनेम। तो अभी ये 11 कंट्रीज़ हैं इसमें। एंड जो ये है ये बेसिकली इसमें चाहे टाइगर रेज कंट्रीज़ हैं, टाइगर नॉन रेज कंट्रीज़ हैं, कोई भी आके इसमें पार्ट ले सकता है। इसमें बेसिकली 7 मेजर बिग कैट स्पीशीज़ जो हैं, तो सिर्फ ये टाइगर रिलेटेड नहीं है, आपके टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा, तो जितने भी ये हैं इन सब के हैबिटेट्स को सेफ गार्ड करने के लिए, इनकी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को हटा के ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया था इंडिया द्वारा। तो IBCA का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और जो फंडिंग है इसे इंडिया ने कमिट की हुई है $100 मिलियन। एंड वैसे तो हम चाहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट रहें हम लोग थ्रू मेंबर फीस, बायलेटरल, मल्टीलेटरल सपोर्ट एंड प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो ये सब इनिशिएटिव्स हैं जो इंडिया ले रहा है इस सेक्टर में। देन नेक्स्ट है निसार सैटेलाइट। तो ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे जॉइंटली नासा और इसरो ने लॉन्च किया है 30 जुलाई को अबॉर्ड GSLV F-16 फ्रॉम श्रीहरिकोटा, और इसे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। इसमें बेसिकली देखिए दोनों नासा और इसरो ने पेलोड्स भेजे हैं। नासा का L-बैंड SAR पेलोड है। SAR रेडार सिस्टम होता है जिससे बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आप ले सकते हैं, और इसरो ने अपना S-बैंड SAR भेजा है जिसका 12 सेंटीमीटर का वेवलेंथ रहेगा। जो वेट है सैटेलाइट का वो 2392 kgs का है। एंड देखिए ये 3 साल के लिए बेसिकली ये मिशन प्लान किया गया है, और ये जो भी आप पूरे अर्थ का चक्कर लगाएगा, जितने भी लैंड एंड आई सर्विसेज हैं उसे कवर करेगा ट्वाइस एवरी 12 डेज बाय ऑर्बिटिंग अर्थ 14 टाइम्स डेली। और देखिए ये सरफेस चेंजेस देख पाएगा कि हमारे अगर लैंड में या जैसे आइस शीट्स हैं उनमें कुछ भी चेंजेस हो रहा है डाउन टू 1 सेंटीमीटर इन एनी वेदर एंड बोथ डे एंड नाइट।
तो जो आपका एल बैंड है, जो हमने ऊपर बात की थी, जो नासा का है, वो पेनिट्रेट कर सकता है थ्रू वेजिटेशन एंड टॉप सॉइल टू कैप्चर डीपर टेरेन फीचर्स। और जो एस बैंड इसरो का है, इट प्रोवाइड्स फाइनर रेजोल्यूशन फॉर सरफेसेस सच एज वेजिटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसकी प्रैक्टिकली क्या क्या एप्लीकेशन रहेगी, क्या बेनिफिट्स रहेंगे हमें? नेचुरल हैजार्ड मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सब कुछ। क्रायोस्फेयर एंड क्लाइमेट ट्रैकिंग की जा सकती है। क्रायोस्फेयर आपका जितना भी आइस से रिलेटेड हमारा एटमॉस्फेयर है, आइस शीट्स हैं, आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं। एंड इकोसिस्टम और लैंड यूज़, हम लोग फॉरेस्ट बायोमास, डिफॉरेस्टेशन, वेटलैंड चेंजेस, सबको मॉनिटर कर सकते हैं। इवन कि हमने जैसे एस बैंड में देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सर्विलेंस हो सकती है। और देखिए नेचुरल हैज़र्ड मॉनिटरिंग होगी तो डिज़ास्टर का रिस्पॉन्स भी बेटर होगा। देन नेक्स्ट है की प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो आपका बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था। अब इसमें से आपके कुछ सेक्शंस हैं जो अब इन एक्शन आ जाएंगे, इफेक्टिव हो जाएंगे 1 अगस्त 2025 में से। तो ये गैजेट नोटिफिकेशन में निकाला गया है कि सेक्शन 3, 4, 5 एंड 15 to 20 जो इस अमेंडमेंट एक्ट के हैं वो 1 अगस्त 2025 से लागू हो रहे हैं। तो बेसिकली इस अमेंडमेंट में 19 चेंजेस किए गए हैं अक्रॉस 5 कोर लेजिस्लेशंस। तो कौन सी 5 लेजिस्लेशंस थी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जिसे अमेंड किया गया है? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 एंड बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 एंड 1980। तो क्या क्या प्रोविजंस हैं जो 1 अगस्त से आपकी इफेक्ट में आ रही हैं? सबसे पहले तो जो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट थ्रेश होल्ड है उसे बढ़ा दिया गया है। तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हम किसी भी पार्टी का मानेंगे कि इस बैंक में या इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उनका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। तो पहले ये थ्रेश होल्ड थी 5 लाख रुपीज़ की, लेकिन अब इससे इन्हांस कर दिया गया क्योंकि 5 लाख रुपीज़ 1968 का अमाउंट था। ऑब्वियसली तब तो वो बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता था, लेकिन अब उसे बढ़ा के 2 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया है। ये क्यों किया गया है? टू बेटर रिफ्लेक्ट करंट फाइनेंशियल रियलिटीज़ एंड एनहांस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेंशन नॉर्म्स। तो पहले क्या था कि देखो 5 लाख का तो इतनी छोटी अमाउंट है, किसी का भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप कह सकते हो कि इसका तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, इसीलिए अब उसे आज के टाइम को देखते हुए 2 करोड़ कर दिया गया है। देन स्टैट्यूटरी ऑडिट क्वालिटी इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स बढ़ाई जाएगी। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स आपके होते हैं, आप बाहर से बुलाते हैं ऑडिटर, सीएज होते हैं ये, और आपकी हर फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद ये ऑडिट करते हैं आपके जो भी अकाउंट्स होते हैं बैंक्स के हर एक चीज़ का। सो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्हें एम्पावर कर दिया गया है दैट दे कुड डायरेक्टली एंगेज एंड रेम्यूनरेट स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। पहले इन्हें देखिए बैंक नहीं एंगेज करता था, उनके लिए अपॉइंट करके देते थे, अब वो डायरेक्टली अपने लिए रख सकते हैं और उन्हें रेम्यूनरेशन भी दे सकते हैं, एमिंग टू अट्रैक्ट हाई क्वालिटी ऑडिट प्रोफेशनल्स एंड बॉल्स्टर ऑडिट स्टैंडर्ड्स एंड कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट आपकी गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं, उसमें सेक्शन 10A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया है, जिसमें जो मैक्सिमम टेन्योर है ऑफ डायरेक्टर्स, तो लेकिन अदर देन योर चेयरपर्सन जो है एंड होल टाइम डायरेक्टर्स, इनके अलावा जो भी आपके डायरेक्टर्स होते हैं, हमने ये स्टडी भी किया था अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्लास में, तो उनका जो टेन्योर है कॉपरेटिव बैंक्स में वो 8 ईयर्स से बढ़ा के 10 ईयर्स कर दिया गया है। और देखिए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था जिसमें बेसिकली कॉपरेटिव बैंकिंग से ही रिलेटेड बात हुई थी, तो इसीलिए उसी को इनलाइन इन्होंने ये चेंज किया है। एंड प्रमोटिंग लीडरशिप कॉन्टिन्यूटी इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, सो ये लिमिट अप्लाई हो जाएगी प्रोस्पेक्टिवली टू डायरेक्टर्स इलेक्टेड और री इलेक्टेड ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 2025। एंड सेक्शन 16 को भी अमेंड किया है टू अलाउ इलेक्टेड डायरेक्टर्स ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स when elected to a state cooperative bank board to hold office in both institutions simultaneously। तो यानी कि वो दोनों आपके सेंट्रल के भी और स्टेट के भी दोनों के डायरेक्टर्स रह सकते हैं, enhancing representation and coherence at the RBI level। उसके बाद नेक्स्ट चेंज है पब्लिक सेक्टर बैंक्स अनक्लेम्ड एसेट्स ट्रांसफर टू IEPF। तो PSPs क्या है, वो जो भी अनक्लेम्ड उनके पास शेयर्स पड़े हैं, इंटरेस्ट है या फिर बॉन्ड रिडेम्पशन अमाउंट्स कुछ भी पड़ा है, तो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन
फंड। तो हमने पढ़ा था कि आपके इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में अगर कुछ साल हो जाते हैं, किसी ने क्लेम नहीं किए हैं आज तक आके अपने शेयर्स, 10 साल का टाइम था, तो वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। अब PSBs भी वो ये कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपके PSBs का जो प्रोसीजर है उसे कंपनीज़ एक्ट के साथ देखिए इन लाइन लाया जा रहा है, क्योंकि कंपनीज़ एक्ट में तो ये मेंशन था, लेकिन PSBs को ये अलाउड नहीं था, लेकिन अब उन्हें भी अलाउड है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसकी एलोकेशन बढ़ा दी गई है अंडर 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है आउटले ऑफ 6,520 करोड़ फॉर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 15 फाइनेंस कमीशन पीरियड के लिए, जो 21-22 से 25-26 तक रहेगा, मतलब ये लास्ट ईयर ही है। तो अब इसमें जो आउटले है उसको बढ़ा दिया गया है, एडिशनल 1920 करोड़ रुपीज़ इन्फ्यूज़ होंगे अब इस साल में। तो टारगेट क्या क्या है इनकी स्कीम के अंतर्गत, इरेडिएशन एंड कोल्ड चेन कैपेसिटी, तो 1000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं टू एस्टैब्लिश 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स अंडर द इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट। तो देखिए, फूड इरेडिएशन यूनिट्स बेसिकली वो यूनिट्स होती हैं जहाँ पे रेडिएशंस पे एक्सपोज किया जाता है फूड प्रोडक्ट्स को, जिससे उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके, उन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स वगैरह का जो भी खतरा है वो कम किया जा सके। एंड इससे क्या होगा, 20 to 30 लाख मीट्रिक टन्स और हम प्रिजर्व कर सकेंगे पर ईयर कंट्री में फूड ग्रेन्स, और उससे ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी आएगी। देन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस पे भी बात की गई है। 100 फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी सेटअप की जाएगी अंडर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट। तो देखिए कंपोनेंट्स हैं स्कीम के अंदर, और दोनों की हमने बात कर ली है। एंड प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग अक्रॉस कंपोनेंट्स, तो 920 करोड़ रुपीज़, तो 1000 करोड़ हमने देख लिया, उसके बाद जो 920 करोड़ एक्स्ट्रा किए गए हैं वो ईयर मार्क्ड है फॉर सैंक्शनिंग एडिशनल प्रोजेक्ट्स अंडर द वेरियस PMKSY कंपोनेंट्स थ्रू फाइनेंशियल ईयर 25-26, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स 2000 करोड़ रुपीज़ ग्रांट फॉर NCDC, तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए 4 साल के लिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 से फाइनेंशियल ईयर 28-29 तक के लिए उन्हें ये ग्रांट दी गई है। और 4 साल के लिए 2000 करोड़ रुपीज़ मतलब 500 करोड़ रुपीज़ पर ईयर का उन्हें रहेगी ये ग्रांट, और ये पूरा बजटरी सपोर्ट रहेगा उन्हें। एंड NCDC को इस ग्रांट के बेस पर और भी फंड्स देखिए मार्केट से मोबिलाइज करने हैं, अप टू एडिशनल 20,000 करोड़ रुपीज़ वो मोबिलाइज करें ऑन ड्यूरिंग दिस 4 ईयर पीरियड। तो इससे क्या होगा, NCDC जितना देखिए पैसा आएगा उतना आगे क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा, उतनी लेंडिंग कर पाएगा टू कोऑपरेटिव्स। एंड जो फंड है it will be used by NCDC to extend long term and working capital loans to cooperatives। तो हमने देखा भी है ये ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स भी है, हम लोगों ने नेशनल कॉपरेटिव पॉलिसी के बारे में भी बात की थी, तो उसी के अंतर्गत ये सब कुछ किया गया है। एंड लोन्स देंगे वो लोग, देखिए जैसे पहले SMEs के लिए, MSMEs के लिए हमने किया, अब हम कॉपरेटिव्स के लिए काम करेंगे। अक्रॉस सेक्टर्स देंगे लाइक योर डेयरी, लाइफ स्टॉक, फिशरीज, शुगर, टेक्सटाइल्स, तो आप देख ही रहे हैं ऑलमोस्ट सब कुछ ही आ रहा है। एंड इवन लेबर एंड विमेन लेड कॉपरेटिव्स को भी दिए जाएंगे। और अप्रॉक्सीमेटली 2.9 करोड़ कॉपरेटिव मेंबर्स अक्रॉस 13,288 कॉपरेटिव सोसाइटीज़ जो हमारी कंट्री में हैं उनको इस स्कीम से बेनिफिट होगा। क्योंकि देखो वही है, जैसे MSMEs में भी हमने बात की थी ना कि ऑब्वियसली कोलेट्रल नहीं होती है इनके पास, काफ़ी चीज़ों के इनके इश्यू आते हैं, क्रेडिट नहीं मिल पाता है क्योंकि बैंक्स देखो अपने क्रेडिट रिस्क के चलते उनको डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं, तो वो लोन्स देने से थोड़ा ऑब्वियसली बचते हैं इन सेगमेंट्स को, तो इसी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। देन NCDC जो है एक एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के रूप में फंक्शन करेगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसबर्सिंग फंड्स, मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, फॉलोइंग अप ऑन लोन यूटिलाइजेशन एंड इंश्योरिंग रिकवरी। तो वो सारा जो काम है वो NCDC करेगी। एंड इससे आउटकम क्या एक्सपेक्टेड है, दैट इट विल हेल्प कोऑपरेटिव सेट अप न्यू प्रोजेक्ट्स, मॉडर्नाइज और एक्सपैंड एग्जिस्टिंग यूनिट्स। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ ग्रीन फील्ड ही नहीं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी अमाउंट दी जाएगी। एंड ऑब्वियसली विमेन सपोर्ट, विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए और अंडरसर्व्ड अनसर्व्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए बेसिकली ये स्कीम लाई गई है।
नेक्स्ट है एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड मोरक्को। तो अभी हमारा मोरक्को के साथ भी एग्रीमेंट हुआ है। अभी हम लोगों ने देखो जैसे रिसेंटली यूके के साथ हुआ, फिर हमने मालदीव्स के साथ MOU किया, अब हम मोरक्को के साथ भी देख लेते हैं। उनके साथ हमने एक MLAT इस्टेब्लिश किया है, जो कि आपका म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी होता है। इससे बेसिकली हम लोग सिविल एंड कमर्शियल जुडिशल मैटर्स हैं जो दोनों कंट्रीज़ में, उन दोनों पे कॉपरेट करते हैं एक दूसरे को। It facilitates service of summons and legal documents, evidence collection via letters of request and execution of judgments in Morocco, decrees in India, settlements and arbitral awards। तो दोनों के ये देखिए कंट्रीज़ के बीच में लोग ट्रेड भी करते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं, दिक्कतें आ भी सकती हैं, लीगल दिक्कतें, तो उसके लिए भी ये ट्रीटी इस्टेब्लिश की गई है। फीचर्स क्या रहेंगे इसके? That they will exchange legal expertise, publications and legislative material, joint training, capacity building, symposiums and conferences, legal expert and lawyer delegation exchanges, collaboration in judicial information systems and IT modernization of court processes, and oversight via a joint coordination committee to plan annual cooperation programs। देन लास्ट है आपका IPPB, जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक है। उन्होंने एक आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। तो IPPB आपका पेमेंट बैंक ही है, जैसे हम लोगों ने RBI के पेमेंट बैंक जो इस्टेब्लिश है हमारी कंट्री में, हमने फाइनेंशियल सिस्टम की क्लास में समझे थे इसके फीचर्स। तो जो फीचर्स आपके पेमेंट बैंक के होते हैं वही आपके इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के भी हैं, सेम है। 2 लाख तक के डिपॉजिट ले सकते हैं और लोन्स नहीं दे सकते हैं। इसे ओन करता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, एंड बेसिकली आपके इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को 1 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था बेसिक फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। क्योंकि देखो इतने ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज़ का हमारे यहाँ, हम भी जानते हैं कितने इंडिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज़ ही हैं, तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर मिल जाता है। ऐसी ऐसी जगहों पर हैं जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच पाता है, लेकिन आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाता है, तो उसके थ्रू बैंकिंग सर्विसेज भी पहुँचाई जा रही हैं। तो उन्होंने नेशन वाइड रोल आउट किया है ऑफ एन आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी। बेसिकली ये आपके डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए है, जो एल्डरली लोग हैं, क्योंकि देखिए जो अभी भी एल्डरली लोग हैं ना, वो लोग पोस्ट ऑफिस में ही खाता खुलाना ये प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत पुराने ज़माने से देखो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही सब कुछ होता था, तो उनका अभी वो विश्वास है उसके ऊपर। की हाइलाइट्स क्या रहेंगे इसके? दैट ऑथेंटिकेशन जो होगा आधार लिंक्ड फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू होगा, और फिंगरप्रिंट और OTP की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। क्योंकि देखिए जो एजिड लोग होते हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स कई बार नहीं आपको मिल पाते हैं, एजिड लोगों में भी फिंगरप्रिंट्स मिट जाते हैं। OTP उनके पास फ़ोन नहीं आ पाते हैं या फ़ोन नहीं होते हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इससे इंक्लूसिविटी आएगी एंड ऑपरेशंस जो हैं वो कॉन्टैक्टलेस हो जाएंगे। और देखिए IPPB का मंत्रा है आपका बैंक आपके द्वार। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को ये लोग बहुत बढ़ावा दे रहे हैं थ्रू देयर 1.65 लाख पोस्ट ऑफिसेस ऑल ओवर द कंट्री। तो उसी का देखिए बेनिफिट मिलेगा, और जब इतना ऑलरेडी वो गए हैं तो फेशियल रिकॉग्निशन लाके वो और ज़्यादा डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देंगे। तो RBI ग्रेड B के बच्चों के लिए हम एक कंप्लीट गाइड लाए हैं PDF के फॉर्म में। ये इसमें आपको सिलेबस, टाइम टेबल, सोर्सेज, टिप्स सब अवेलेबल हो जाएगा। पूरा एक तरह से रोड मैप मिल जाता है। ये PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर जाइए, email ID डालिए, आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। और अंटिल देन आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको वीकली PIB करंट अफेयर्स आपके मिलते रहें।